दुनिया की बातें समझने से पहले ज़रूरी है कि देश दुनिया को बेहतर तरीके से समझा जा सके, उसकी भौगोलिक अवस्थिति को बेहतर ढंग से समझा जा सके, ताकि हम दुनिया को आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से बेहतर परिप्रेक्ष्य में देख सकें। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है प्लेसेस इन न्यूज़। सबसे पहले जान लेते हैं इस प्रोग्राम की रूपरेखा क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी में मैप बेस्ड क्वेश्चन उसका फेवरेट जोन रहा है। लगातार हर साल मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर प्रारंभिक परीक्षा 2023 की बात करें तो आपको 10 से 12 प्रश्न मैप आधारित मिल जाते हैं। तो देखिए, हम इस प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं, हम चर्चा में रहने वाले एक स्थान को चुनेंगे। उसके इर्द गिर्द जितनी भी भौगोलिक अवस्थितियाँ हैं, चाहे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, नदी हो, सागर हो, महासागर हो, झील हो, सबकी विस्तार में चर्चा करेंगे। उस स्थान से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उसकी भी विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके बाद देंगे आपको एक अभ्यास प्रश्न जिसका उत्तर आपको खुद देना है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटी सी सूचना है। आइए जान लेते हैं सूचना क्या है। स्वतंत्रता दिवस के खास अवसर पर संस्कृति आईएएस लेकर आया है आपके लिए खास ऑफर, 50% डिस्काउंट का ऑफर। ये ऑफर किस पे दिया जा रहा है तो देखिए, यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्स पर, जिसमें प्री और मेंस दोनों के कोर्स शामिल हैं, यूपीपीसीएस का फाउंडेशन कोर्स, बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स, यूपीएससी के प्रीलिम्स कोर्स, एनसीईआरटी कोर्स, वैकल्पिक विषय इतिहास और भूगोल के जो है वैकल्पिक विषय पर भी ऑफर दिया जा रहा है। इनके कौन सी कक्षाएं उपलब्ध है तो लाइव कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, पेन ड्राइव कोर्स और डीएलपी कोर्स पर 50% की भारी छूट दी जा रही है। याद रखिए, ये ऑफर आपके लिए वैलिड है 13 अगस्त से 18 अगस्त तक। संस्कृति आईएएस ने आपको सुविधा देने के लिए ईएमआई की भी व्यवस्था की है। ऑफर के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर लॉगिन कर सकते हैं sanskrithies.com पर। चलिए आज के विषय के बारे में बात कर लेते हैं। आज का हमारा विषय जो है वो है तुर्की। हाल ही में तुर्की में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया है। लगातार ये विषय चर्चा में रहता है कि तुर्की के क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं। तो आज का हम विषय पढ़ने वाले हैं तुर्की। तुर्की जो है एक यूरेशियन देश है। यूरेशियन देश होने का मतलब क्या है? यूरेशियन देश उन देशों को कहा जाता है जिनकी सीमा यूरोप और एशिया में लगती है, यानी कुछ भाग यूरोप में अवस्थित है और कुछ भाग एशिया में अवस्थित है। ऐसा ही एक देश कौन सा है तो वो रशिया का भी देश है। तुर्की को हम दो हिस्से में बांट कर देखें, यानी यूरोप के हिस्से को देखें और एशिया के हिस्से को देखें, तो आपको दो रीजन दिखाई देगा। एक एशिया का हिस्सा और दूसरा है पूर्वी यूरोप का हिस्सा। एशिया के हिस्से को एनाटोलियन रीजन कहा जाता है और पूर्वी यूरोप या बाल्कन रीजन जो है उस क्षेत्र को ईस्ट थ्रास का रीजन कहा जाता है। एनाटोलियन रीजन में लगभग 95% भूभाग आते हैं, जबकि ईस्ट थ्रास के रीजन में 5% भूभाग आते हैं। आगे देख लेते हैं टर्की की। अगर हम भौगोलिक अवस्थिति की बात करें, ये पॉइंट जो है वो ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस लिहाज से लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तुर्की की अगर भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो तुर्की के उत्तर में ब्लैक सी यानी काला सागर सीमा साझा करती हुई नजर आती है। उत्तर पूर्व की बात करें तो जॉर्जिया और अर्मेनिया सीमा साझा करता हुआ नजर आता है। अगर पूर्व की बात करें तो आपको दो देश दिखाई देंगे, अजरबैजान और ईरान। अगर दक्षिण पूर्व की बात हम करें तो आपको दो देश दिखाई देते हैं, सीरिया और इराक। अगर दक्षिण पश्चिम की बात करें तो आपको यहाँ पे दिखता है मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर। अगर हम उत्तर पश्चिम की बात करें तो आपको दो देश यहाँ फिर से दिखाई देते हैं, कौन से? ग्रीस और बुल्गारिया।
टर्की के अलावा यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है ब्लैक सी का लोकेशन। तो चलिए ब्लैक सी का लोकेशन भी देख लेते हैं कि ब्लैक सी के इर्द गिर्द कौन से देश और कौन से भौगोलिक अवस्थिति सीमा साझा करते हुए नजर आती हैं। तो अगर ब्लैक सी की हम बात करें तो आप देख लीजिए, उत्तर में आपको यूक्रेन दिखाई देगा। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए, उसके बाद उत्तर पूर्व में आपको रशिया सीमा साझा करती हुई दिखाई देगी। अगर पूर्व की बात करें तो आपको क्या दिखाई देगा, जॉर्जिया सीमा साझा करती हुई दिखाई देगी। दक्षिण की बात करें तो खुद टर्की ब्लैक सी से सीमा साझा करता हुआ नजर आएगा। अगर हम पश्चिम की बात करें, माफ़ कीजिएगा, पश्चिम की बात करें तो बुल्गारिया और रोमानिया जैसे देश सीमा साझा करते नजर आएंगे। यहाँ देख लीजिए कि मोल्डोवा जो है वो ब्लैक सी से सीमा साझा नहीं करता है। ये छोटी छोटी गलती हम एग्जाम में कर देते हैं। कौन कौन से देश सीमा साझा कर रहे हैं एक बार देख लें तो यूक्रेन सीमा साझा कर रहा है, रशिया सीमा साझा कर रहा है, जॉर्जिया सीमा साझा कर रहा है, टर्की सीमा साझा कर रहा है, बुल्गारिया सीमा साझा कर रहा है और रोमानिया सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक और सी है जो यहाँ पे महत्वपूर्ण है, जिसे छोड़ना नहीं चाहिए। कौन सा सी है, अजोव सी। अजोव सी दो देशों से सीमा साझा करता हुआ नजर आता है। पहला है आपका यूक्रेन और दूसरा है आपका रशिया। इसी से संबंधित एक छोटा सा प्रश्न यूपीएससी 2014 में पूछा गया था। देख लेते हैं प्रश्न क्या है। तुर्की किनके मध्य अवस्थित है। देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन में ऑप्शन ए क्या है, काला सागर और कैस्पियन सी। बी क्या है, काला सागर और भूमध्य सागर। सी क्या है, स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर। डी क्या है, अकाबा की खाड़ी और मृत सागर। देख लेते हैं कि किससे किससे साझा करता है। तो आपको कौन से दो सागर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको उत्तर में दिखाई दे रहा है काला सागर और आपको दक्षिण पश्चिम में दिखाई दे रहा है भूमध्य सागर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर, काला सागर और भूमध्य सागर। देखिए प्रारंभिक परीक्षा के समय हम तनाव में रहते हैं ज़्यादा, तो ऐसी चीज़ें जो हमें याद भी रहती है वो भी हम भूल जाते हैं। इसके लिए एक छोटा सा टेक्निक है जो आप याद रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सीधे एक फ्लो चार्ट बनाइए, टर्की को बीच में लिखिए, जिसके उत्तर में क्या था, ब्लैक सी था। उत्तर पूर्व में क्या था, तो जॉर्जिया और अर्मेनिया था। पूर्व में कौन कौन से देश थे, तो आपका अजरबैजान और ईरान था। दक्षिण पूर्व में कौन कौन से देश थे, तो इराक था और सीरिया था। अगर दक्षिण पश्चिम की बात करें तो हमने किसकी बात की थी, मेडिटेरेनियन सी की बात की थी। और अगर उत्तर पश्चिम की बात करें तो किसकी किसकी बात की थी, हमने बात की थी बुल्गारिया की, ग्रीस की बात की थी और बुल्गारिया की बात की थी। तो ऐसा अंतिम क्षण पर रिवीजन करने के लिए आपके लिए बहुत ही सहज हो जाता है और आपके माइंड में भी एक डायग्राम बन जाता है कि किसके किसके इर्द गिर्द अवस्थित है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी 2022 में पूछा गया था। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है, अक्सर समाचार में रहने वाले उल्लेखित क्षेत्र का यह जिक्र किया है और सामने में युग्म क्या लिखा हुआ है, कौन से देश में ये अवस्थित है। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट में क्या बोल रहा है, एनाटोलिया और तुर्की। ये चीज़ हम पहले ही कवर कर चुके हैं कि जो टर्की का एशियाई हिस्सा है वो कौन सा रीजन कहलाता है, एनाटोलिया रीजन। तो ये तो आपका सही हो जाता है। दूसरा क्या है, अम्हारा इथोपिया। देखिए अम्हारा जो है एक जातीय भाषाई समूह है। देख लेते हैं कहाँ पे अवस्थित है। तो अम्हारा जो है आपका इथोपिया के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। याद रखिए कि इथोपिया की लगभग 1/4 आबादी जो है वो इस अम्हारा रीजन में निवास करती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं। काबो डेलगाडो की बात की गई है। आइए देख लेते हैं काबो डेलगाडो कहाँ है। काबो डेलगाडो जो है वो आपका मोजाम्बिक में है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये स्पेन में ना होकर कहाँ पर है, मोजाम्बिक में। चौथा ऑप्शन दिया है कैटालोनिया, इटली। देख लेते हैं कैटालोनिया कहाँ पे है।
तो कैटालोनिया जो है स्पेन के उत्तरी पूर्वी भाग में है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? ऑप्शन में दिया गया था कि ये इटली का भाग है, तो ये युग्म भी आपका गलत हो जाता है। तो 2 युग्म आपके सही हैं। तो प्रश्न क्या पूछा था? उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो कितने सही सुमेलित हैं? 2 युग्म आपके सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तुर्की के प्रमुख शहर की। तुर्की के 2 प्रमुख शहर हैं, पहला है आपका अंकारा और दूसरा है आपका इस्तांबुल। एस्पिरेंट हमेशा ये कंफ्यूज करते हैं कि अंकारा तुर्की की राजधानी है या इस्तांबुल तुर्की की राजधानी है। तो याद रखिए, अंकारा जो है वो राजनीतिक राजधानी है, जबकि इस्तांबुल जो है वो आर्थिक राजधानी है। राजधानी होने के साथ साथ अंकारा जो है व्यापारिक रूप से और औद्योगिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस्तांबुल के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर जो है वो अंकारा है। अब इस्तांबुल के बारे में जान लेते हैं। तो इस्तांबुल का कुछ हिस्सा पड़ता है कैटालोनिया रीजन में, यानी एशियाई तुर्की के भाग में, और कुछ जो एरिया पड़ता है वो आपका पड़ता है पूर्वी यूरोप के पार्ट में। इसके अलावा यहाँ पे एक बॉस्फोरस जल संधि भी उपस्थित है। अब जल संधि क्या होता है? जल संधि एक सकरा जल निकाय होता है जो समुद्र अथवा झीलों को आपस में जोड़ता है तथा 2 भूभाग को आपस में अलग करता है। आइए बात कर लेते हैं तुर्की में कौन कौन सी जल संधि मौजूद हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 3 जल संधि की। एक है आपका कर्ट जल संधि, दूसरा है आपका बॉस्फोरस जल संधि और तीसरा है आपका डार्डेनेल्स जल संधि। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जल संधि 2 सागर को आपस में जोड़ती है या 2 झीलों को आपस में जोड़ती है और 2 भूभाग को आपस में अलग करती है। तो देखते हैं कर्ट जल संधि किन 2 भूभाग को आपस में अलग करती है और कौन से 2 जल निकाय हैं जिसको आपस में जोड़ती है। तो देखिए, सी ऑफ अजोव, इसकी बात हम कर चुके हैं, और काला सागर को आपस में ये जोड़ती है। और किन 2 भूभाग को अलग करती है? तो क्रीमिया प्रायद्वीप को ये रशिया से अलग करती है। ठीक है, अगर बात करें हम बॉस्फोरस स्टेट की, ये कौन सा स्टेट है? तो ये बॉस्फोरस जल संधि है। कौन से 2 जल निकाय को ये जोड़ती है? तो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। और किनको अलग करती है? तो टर्की के एशियाई पार्ट को, जो एनाटोलिया रीजन है, उसको अलग कर देती है। किससे? ईस्ट थ्रास रीजन से अलग कर देती है। बात करें अगर डार्डेनेल्स स्टेट की, तो डार्डेनेल्स स्टेट कौन कौन से सागर को जोड़ती है? तो मरमरा सागर को जोड़ देती है किससे? एजियन सागर से, जो भूमध्य सागर का पार्ट है। और किसे अलग कर देती है? तो फिर से वही एशियाई तुर्की के पार्ट को अलग कर देती है ईस्ट थ्रास के पार्ट से। अब याद करने का तरीका जो मैं आपको हर टॉपिक के बाद बता रही हूँ, आप जल संधियों को कैसे याद कर सकते हैं। तो आप ऐसे एक टेबल बना लीजिए, कौन कौन सी जल संधि है, किसको जोड़ती है? 2 जल निकाय को आपस में जोड़ती है। तो कौन कौन से 2 जल निकाय हैं जो आपस में जुड़ते हैं और कौन कौन से भूभाग हैं जिनको अलग करती है, इसका एक टेबल बना लीजिए। और ऐसा पूरे वर्ल्ड के जितनी भी जल संधियाँ हैं उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, जो आगे हम एपिसोड में जिनका जिक्र करने वाले हैं, ताकि अंतिम क्षण में आपको याद करने में सुविधा हो जाएगी। अब बात करें अगर तुर्की के पर्वत और पठार की, तो 2 पर्वत आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? एक है उत्तर में पड़ती है पोंटिक पर्वत और दक्षिण में पड़ती है आपकी टॉरस पर्वत, और जो मध्य में है एक पठार है जिसका नाम है एनाटोलिया का पठार। आगे अगर बात करें तुर्की की प्रमुख नदियों की, तो 2 नदियाँ यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक है टिग्रिस नदी और दूसरा है आपका यूफ्रेट नदी। टिग्रिस नदी जो निकलती है वो टॉरस पर्वत के दक्षिणी पूर्वी इलाके से निकलती है, इराक से होकर गुजरती है और इराक के एक शहर में ये यूफ्रेट नदी से आकर मिल जाती है। जब टिग्रिस नदी यूफ्रेट नदी से आकर मिलती है तो इसका नाम हो जाता है शत अल अरब।
कौन कौन सी 2 रिवर मिल रही है? तो टिग्रिस रिवर और यूफ्रेट रिवर जब आपस में मिलती है तो ये कौन सी नदी बन जाती है? सत अल अरब रिवर बन जाती है। और ये कहाँ पर गिरती है? तो पर्शियन गल्फ में ये गिर जाती है। ठीक है, आगे बात करें अगर एक यूपीएससी के प्रश्न 2022 के, देखिए अभी तक तीसरा क्वेश्चन है जो तुर्की के इलाके से मिला है। तो इस लिहाज से देखें तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये वाला रीजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है। अक्सर समाचार में सुनाई देने वाला शब्द लीवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है? क्या पूछ रहा है आपसे? लीवेंट शब्द जो है वो किस क्षेत्र से संगत है? देखिए जो लीवेंट है वो किसे कहा जाता है? टर्की के नीचे का हिस्सा जो पश्चिमी एशिया का पार्ट है। वापस से देख ले, टर्की के नीचे का हिस्सा जो पश्चिमी एशिया का पार्ट है और मेडिटेरेनियन सी के कहाँ पड़ता है? तो पूर्वी इलाके में पड़ता है। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में ही लिखा है क्या? पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंतिम में हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्न की। देखिए अध्ययन और अध्यापन का कार्य करने के समय सफलता तभी तय होती है जब आप अभ्यास प्रश्न को सही करने लगते हैं। ये अभ्यास प्रश्न आपके लिए दिया गया है और जिस टॉपिक को मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड है। प्रश्न क्या है देख लेते हैं कि निम्नलिखित स्थानों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। ये भी यूपीएससी का फेवरेट जोन है। आपके ऑप्शन क्या क्या है? आइनियन सी, एजियन सी, मरमरा सी, काला सागर। इन चारों सागर को आपको कैसे व्यवस्थित करना है? तो आपको व्यवस्थित करना है पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। अगर आपकी नज़र में कोई विषय जो चर्चा में है आप कमेंट बॉक्स पर हमें बता सकते हैं। आपको कोई डाउट है, आपको कोई फीडबैक देना हो, तब भी आप कमेंट बॉक्स पे हमें अपनी राय भेज सकते हैं ताकि हम आपके लिए आपको जो कठिन विषय लगता है उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हो सके। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई खबर, एक नए स्थान और नए तथ्य के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।